Good morning, students. Students, I am teaching you chapter number 7, the number room, page number 2, last paragraph. Let us start. Nicholas met one or two sorties into the front garden. अब जो निकोलस है वो गार्डन के सामने सॉर्टिस मतलब वो गार्डन के सामने एक दो बार क्या कर रहा है, वहाँ पे चक्कर लगा रहा है, राउंड कर रहा है, जा रहा है वहाँ पे, wriggling his way with obvious stealth of purpose towards one or other of the doors. तो वो जो निकोलस है वो गार्डन के बार बार चक्कर लगा रहा है, और जो गार्डन का डोर है, मैंने कहा कि गार्डन में जाने के, उस गूसबेरी गार्डन प्रवेश करने के दो रास्ते थे, दो दरवाजे थे, तो वो दोनों दरवाजे क्या कर रहा है, जा रहा है, बेचैन है, और बेचैन होकर बार बार चक्कर लगा रहा है, बट नेवर एबल फॉर ए मोमेंट टू इवेट द आंट्स वाचफुल आई. उस गूसबेरी गार्डन में इंटर करने के दो रास्ते हैं, दो डोर है, और उन दोनों डोर का निकोलस बेचैन होकर बार बार चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह उस गूसबेरी गार्डन में इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी आंट की वॉचफुल आई से बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंट वहां पे क्या की खड़ी है और वो वॉच आउट कर रही है, ताकि वो देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, ताकि निकोलस उस गार्डन में न जा सके. और निकोलस भी परेशान है, क्योंकि उन दोनों दरवाजों की तरफ कौन देख रहे हैं, उसकी आंट देख रही है, वो वहां पे खड़ी है, और बेचारा उसको समझ में नहीं आ रहा निकोलस को कि आखिर वो गार्डन में जाए तो कैसे जाए. As a matter of fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden. अब जो निकोलस है उसका गूसबेरी गार्डन में जाने का अब कोई इरादा भी नहीं था. अब उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो गूसबेरी गार्डन में जाएगा, क्योंकि वहां पे कौन खड़ी, उसकी आंट खड़ी है. बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट His aunt should believe that he had. लेकिन उसकी आंट को यह मालूम था कि यदि निकोलस चाहता तो वह उस गूसबेरी गार्डन में जा सकता था. It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. तो जो उसकी आंट है वो पूरे आफ्टरनून वहां पर वो जो गूसबेरी गार्डन है वहां पर वो एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह वो पूरे आफ्टरनून वहां पे क्या रही, खड़ी रही, ताकि जो निकोलस है वो गूसबेरी गार्डन एंटर न कर सके. उसको गूसबेरी गार्डन में जाने से रोकने के लिए उसकी जो आंट है वो पूरे आफ्टरनून तक वहां पर गूसबेरी गार्डन के सामने चौकीदार बनकर खड़ी रही, ताकि जो निकोलस है वो उस गूसबेरी गार्डन में एंटर न कर सके. Having thoroughly confirmed her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly implemented मतलब applied a plan of action that had long germinated in his brain. अब निकोलस जान गया कि वो गूसबेरी गार्डन में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे उसकी आंट क्या कर रही है, खड़ी है, वहां पे रखवाली कर रही है, वो जैसे गार्ड होता है वैसे चौकीदार की तरह वहां पे वो क्या है, खड़ी है. और अब उसको पूरा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया निकोलस को कि मैं गूसबेरी गार्डन में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी आंट वहां पे खड़ी है और वो मुझे किसी भी कंडीशन में गूसबेरी गार्डन में जाने नहीं देगी. तो निकोलस वापस अपने कमरे में चला आया, अपने घर में चला आया, और अब उसने बहुत जल्दी उसने दूसरा प्लान क्या किया, इंप्लीमेंट किया. मतलब अब अपने घर में चला आया, वो जान गया कि अब मैं गूसबेरी गार्डन नहीं जा सकता, तो फिर उसने एक दूसरा प्लान तैयार किया, जो कि उसके दिमाग में बहुत पहले से क्या कर रहा था, चल रहा था. अब निकोलस जान गया कि मैं उस गूसबेरी गार्डन में एंटर नहीं कर सकता, मेरी आंट खड़ी है, इसलिए वापस अपने घर में आ गया, और फिर उसने एक दूसरा प्लान सोचा, एक दूसरी योजना बनाई, एक दूसरी प्लानिंग बनाई, जो उसके दिमाग में बहुत पहले से ही थी. बाय स्टैंडिंग ऑन ए चेयर इन द लाइब्रेरी one could reach a shelf on which lay a fat important looking key. तो कह रहा है by standing on a chair in the library, कह रहा है लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति चेयर लगाकर one could reach a shelf, तो जो लाइब्रेरी में है उस लाइब्रेरी में चेयर लगाकर कोई भी व्यक्ति वो जो सेल्फ रखी हुई थी वहां तक पहुंच सकता था. और उस सेल्फ पे क्या रखी हुई थी, एक फैट मोटी
बट इंपॉर्टेंट लुकिंग की। तो कह रहा कि अब वो जो निकोलस है वो लाइब्रेरी में गया, और लाइब्रेरी में उसने क्या किया, मैंने कहा कि लाइब्रेरी में सेल्फ के ऊपर एक मोटी चाबी रखी गई थी, की रखी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और वहाँ पे कोई भी पहुँच सकता था। तो निकोलस भी जाता है और उस लाइब्रेरी में चेयर लगाता है और चेयर लगाकर वह सेल्फ पर पहुँच जाता है, और सेल्फ पर क्या रखी रहती है, वो एक फैट, एक मोटी और इम्पॉर्टेंट की चाबी रखी रहती है। वो उसको क्या करता है, ले लेता है। द की वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज इट लुक्ड। वो जो की थी वो दिखने में क्या लग रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, और वो की बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट, यह की वही इंस्ट्रूमेंट थी विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूशन। मतलब इस की में ही वो जो लंबर रूम थे, जो लंबर रूम में जो सारे रहस्य थे, जो सारे राज था, जो कि छुपाया गया था, वो सारे राज इस चाबी के ही अंदर थे। मतलब अब वो जो चाबी है, उसी चाबी से जो लंबर रूम है उसका राज खुलेगा, उसका रहस्य खुलेगा कि उस लंबर रूम में क्या है। निकोलस को वो लंबर रूम की चाबी मिल गई, वो मोटी चाबी मिल गई, और इसी मोटी चाबी से निकोलस जान पाएगा कि उस लंबर रूम का रहस्य क्या है, उस लंबर रूम में क्या क्या है जो अभी तक उसको अनऑथराइज्ड इंट्रूशन, मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब आखिर क्या रीज़न है कि जो उसकी आंट उसको अभी तक कभी भी लंबर रूम में उसको जाने नहीं दी। अब निकोलस सोच रहा है कि आखिर क्या रीज़न है कि उसकी आंट ने अभी तक उसको लंबर रूम में कभी जाने नहीं दिया। अब इसी मोटी चाबी के द्वारा वो क्या करेगा, उस लंबर रूम के राज को खोलेगा। जैसे उस लंबर रूम के ताले को खुलेगा, लंबर रूम के सारे राज, सारे रहस्य उसको मालूम पड़ जाएंगे। Nicholas had not had much experience of the art of fitting keys into keyholes and turning locks। अब जो निकोलस है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो कीज है उसको लॉक्स में कैसे किया जाता है और कैसे ओपन किया जाता है, कैसे खोला जाता है। बट फॉर सम डेज ही हैड प्रैक्टिस्ड विद द की ऑफ स्कूल रूम डोर। लेकिन कुछ दिन पहले उसने क्या किया, जो स्कूल रूम का जो उसका दरवाज़ा था उसकी के साथ उसने क्या की थी, प्रैक्टिस कर ली थी। मतलब उसके स्कूल रूम का जो डोर था उसकी से उसने क्या की थी, ताले को खोलने की प्रैक्टिस कर ली थी। यद्यपि उसको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि लॉक कैसे खोला जाता है। द की टर्न स्टिफली इन द लॉक बट इट टर्न। और की क्या हुआ, उस लॉक में चली गया, उसने क्या किया, इट टर्न, और वो ताला खुल गया। जो लंबर रूम के कमरे में ताला लगा था वो ताला क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, खुल चुका है। और किसने खोल दिया है, निकोलस ने। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया। एंड निकोलस वॉज इन एन अननोन लैंड। अब निकोलस एक अपरिचित दुनिया में पहुंच गया, मतलब एक अपरिचित जगह पे पहुंच गया, क्योंकि उस लंबर रूम में इसके पहले वो कभी नहीं गया था, क्योंकि लंबर रूम में हमेशा क्या लगा रहता था, ताला। कंपेयर्ड विथ विच द गूसबेरी गार्डन वॉज स्टिल डिलाइट। तो जब वह उस लंबर रूम में आया तो उसको लगा कि अभी तक मुझे गूसबेरी गार्डन ही सबसे अच्छा लगता था, कि गूसबेरी गार्डन में होता तो काश कितना मज़ा आता। लेकिन जब लंबर रूम में पहुंचा तो उसको लगा कि गूसबेरी गार्डन से भी ज़्यादा डिलाइट, ज़्यादा आनंद इस लंबर रूम है। उस लंबर रूम के सामने गूसबेरी गार्डन का जो आनंद था, जो डिलाइट था, वो भी उस लंबर रूम में क्या हुआ, फीका पड़ गया। अब यहाँ पर लंबर रूम में पहुँचने के बाद निकोलस कहता है, अच्छा हुआ मैं गूसबेरी गार्डन नहीं गया। गूसबेरी गार्डन से अधिक आनंद, अधिक डिलाइट तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे राज क्या होने वाले हैं, खुलने वाले हैं। Often Nicholas had pictured to himself what the lumber room might be like। निकोलस हमेशा अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाया करता था, ये सोचा करता था कि आखिर लंबर रूम दिखने में कैसा होगा। वो हमेशा ये अपने मन में सोचा करता था। That reason that was so carefully sealed from youthful eyes and of which no question were even answered। मतलब जो निकोलस था वो अभी तक हमेशा अपने मन में यही कल्पना किए करता था, यही सोचा करता था कि लंबर रूम दिखने में कैसा होगा, उसमें क्या क्या होंगे, और आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है लंबर रूम में, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उसकी यूथफुल आई से छुपा कर रखी गई है। ऐसे न जाने कितने सवालों के जवाब
निकोलस को अभी तक नहीं मिला था। मतलब निकोलस अभी तक वो हमेशा लंबर रूम के बारे में सोचा करता था कि लंबर रूम में आखिर क्या क्या होगा, आखिर लंबर रूम में वो कौन कौन से राज हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसमें क्या हुआ है, हमेशा ताला लगा है कि अभी तक वो इतना बड़ा हो गया, अभी तक उसको कभी लंबर रूम में जाने नहीं दिया गया। कई सारे सवाल उसके मन में थे जिनका उत्तर उसको अभी तक नहीं मिला था कि लंबर रूम में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको लॉक करके रखा गया और कभी भी उसको जाने उसमें नहीं दिया गया। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब, इन सारे प्रश्नों के उत्तर उसको अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिलने वाले थे। वो अपनी आंखों से उन लंबर रूम के सारे राजों को देखने वाला था, जानने वाला था। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, और आज उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उसके सारे सवाल थे, जो उसके मन में सारे कन्फ्यूजन थे, डाउट थे, वो आज सारे क्लियर होने वाले थे। इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज लार्ज एंड डिमली लिट। तो इन द फर्स्ट प्लेस तो कह रहा कि लंबर रूम में वहाँ पर क्या था, वो प्लेस क्या था, बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही धुंधला प्रकाश था। उस बड़े कमरे में, जगह तो बहुत बड़ी है लंबर रूम, लेकिन वहाँ पे जो प्रकाश है बहुत क्या है, धुंधला है, मंद प्रकाश दिखाई दे रहा है। वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन टू द फॉरबिडन गार्डन वॉज इट ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। और उस लंबर रूम में एक क्या हुई, बहुत ऊंची विंडो लगी है, और उसी विंडो से गूसबेरी गार्डन की तरफ से थोड़ा बहुत जो प्रकाश है वो कमरे में आ रहा है। मतलब उस लंबर रूम में बहुत ही मंद सा प्रकाश था, और वो प्रकाश जो भी आ रहा था उस विंडो के माध्यम से आ रहा था। इन द सेकेंड प्लेस इट वॉज ए स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन्ड ट्रेजर्स। और यह जो लंबर रूम था एक प्रकार का क्या था, स्टोर रूम था, और इसमें अनइमेजिन्ड ट्रेजर्स, ऐसे ऐसे ट्रेजर्स, ऐसे ऐसे खजाने, ऐसे ऐसे रहस्य रखे हुए थे जिसके बारे में निकोलस ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। देयर वर वंडरफुल थिंग्स फॉर द आई टू फीस्ट ऑन। वहाँ पे एक इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि आँखों को दावत देने के समान थी। मतलब वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर आंखें क्या हो जाती, खुश हो जाती, आंखें हतप्रत हो जाती, आँखों को क्या मिलता, बहुत सुकून मिलता। तो आज निकोलस जो है उसकी आंखों को आनंद मिलने वाला है, डिलाइट मिलने वाला है उस लंबर रूम। फर्स्ट एंड foremost there was a piece of frame tapestry that was evidently meant to be a fire screen। और उसने देखा कि सबसे पहले वहाँ पे एक फ्रेम में टपेस्ट्री की गई थी। टपेस्ट्री देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर जो टांगा गया उस दीवार पे ऐसे ये पिक्चर टपेस्ट्री टांगा गया था। देखो यहाँ पे फैब्रिक जो पिक्चर डिजाइन किया गया रहता है विविंग करके बुन के, ये देख रहे हो जिसमें सैनिक दिखाई दे रहा है, ठीक, तो यही क्या है हमारा टपेस्ट्री। तो वह उसमें लगा हुआ था, दीवार पे टांगा गया था। ए मैन ड्रेस्ड इन द हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड। और इस टपेस्ट्री में एक शिकारी जो कि हंटिंग कॉस्ट्यूम है, मतलब एक इंसान है जो कि जिसने शिकारी को क्या किया, वेश धारण किया हुआ ऑफ सम रिमोट पीरियड। और इसको दिखने से लगता है कि ये जो पिक्चर्स है, ये जो टपेस्ट्री क्या है, ये बहुत पुरानी है, और इस बहुत पुरानी पिक्चर्स में एक शिकारी दिखाई दे रहा है, एक हंटर दिखाई दे रहा है जो कि उसने हंटिंग कॉस्ट्यूम पहने हुआ है। टू निकोलस इट वॉज ए लिविंग। और ये जो पिक्चर है, ये जो टपेस्ट्री है, इसको दिखने के बाद, इसको दिखने में जैसे लग रहा है कि ये सही में लिविंग हो, उसके सामने जीवंत चल रहा हो। निकोलस इस पिक्चर को देख रहा है, इस टपेस्ट्री को देख रहा है जिसमें हंटर है, स्टेग है, डॉग्स है। तो इसको देखने के बाद इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये उसके सामने रियल में हो, वो लाइव अपनी आंखों से इसको देख रहा, मतलब उसको सजीव लग रहा था पिक्चर। ब्रीथिंग स्टोरी, जैसे वो स्टोरी सांस ले रही हो, सांस ले रही मतलब वो स्टोरी उसके सामने चल रही हो, जैसे हंटर उसको सही में दिखाई दे रहा है, रियल में दिखाई दे रहा है। He took in all the details of the tapestry pictures। उसने क्या किया, उस जो टपेस्ट्री, वो जो पिक्चर्स है, जो टपेस्ट्री है, उसकी सारे डिटेल्स वो अपने माइंड में सोच रहा है। उस पिक्चर्स को देखने के बाद वो सोच रहा है आखिर इसमें क्या हो रहा है, वो उसको एकदम पिक्चर पूरा जीवंत लग रहा है।
तो कह रहा ए मैन ड्रेस्ड इन द हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड, इसमें जो शिकारी है वो अपने हंटिंग कॉस्ट्यूम में, हंटिंग वेशभूषा में है, और ये पिक्चर बहुत पुरानी है। हैड जस्ट पियर्स ए स्टैग विथ एन एरो, और इसमें जो शिकारी है उसने क्या किया, अपने तीर से, स्टैग मतलब 12 सिंह, उसको क्या किया, मार दिया। तो आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में ये जो हंटर उसने क्या किया है, स्टैग मतलब 12 सिंगा है, उसको क्या है, अपने तीर से घायल कर दिया या मार दिया है। It could not have been a difficult shot because the stag was only 1 or 2 paces away from him. और निकोलस और कह रहा है कि उस स्टैग को, उस 12 सिंगा को मारना, शूट करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि वह 1 और 2 पेस अवे ही था, मतलब वो उससे 1 या 2 ही पेस दूर था, मतलब वो 12 सिंगा उस हंटर से नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए 12 सिंगा को मारना बहुत ही आसान था। In the thickly growing vegetation that the picture suggested, it would not have been difficult to creep up to a feeding stage. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर में चारों तरफ क्या है, हरियाली है, तो उस 12 सिंगा को मारना, खाना उतना आसान नहीं था। And the 2 spotted dogs that were springing forward to join in the chase had clearly been trained to keep to hill till the arrow was discharged. और इसमें आपको 2 डॉग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो 2 डॉग्स थे उनको उस हंटर ने ट्रेनिंग की थी, ट्रेन किया था कि तुम भी मेरे साथ क्या करो, इस स्टैग का, इस 12 सिंगा का पीछा करो, जब तक कि मेरा तीर इसको लग नहीं जाता तब तक तुम क्या करो, इस 12 सिंगा का पीछा करो, इसके ऊपर अटैक करो। तो इसका मतलब वो जो दोनों डॉग्स थे उनको भी ट्रेन किया गया था कि आपको क्या करना है, उस स्टैग के ऊपर अटैक करना है, जब तक कि मेरा, उसका पीछा करना है जब तक कि मेरा तीर न लग जाए। तो आप देख रहे हो कि उस हंटर का एरो उसको लग गया है, और वो जो कुत्ते हैं वो उस 12 सिंगा को खाने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, अटैक कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। द पार्ट ऑफ पिक्चर वॉज सिंपल, ये जो पिक्चर है दिखने में क्या है, बहुत ही सिंपल है। बट डिड द हंट्समैन सी, लेकिन क्या वो जो शिकारी है उसको क्या है, दिखाई दे रहा है, क्या वो देख रहा है। What निकोलस था, निकोलस ने क्या देखा, दैट 4 गैलपिंग वुल्व्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन थ्रू द वुड। अब निकोलस ये सोच रहा है कि वो जो इस पिक्चर में जो हंटर है, क्या वो देख रहा है कि जंगल की तरफ से जो 4 भेड़िए, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो 4 भेड़िए वो शिकारी की तरफ आ रहे हैं। अब निकोलस के दिमाग में ये बात चल रही है कि शिकारी ने अपने 2 कुत्तों के साथ उस 12 सिंगा को तो मार डाला है, लेकिन क्या वो जो शिकारी है, क्या वो देख रहा है कि जंगल की तरफ से उसकी तरफ 4 जो भेड़िए हैं वो उस शिकारी की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। क्या यह चीज़, क्या यह दृश्य, क्या वो 4 भेड़ियों को वो हंटर देख रहा है। देयर माइट बी मोर देन 4 ऑफ देम हिडन बिहाइंड द ट्रीज। निकोलस सोच रहा है, हो सकता होगा कि ट्रीज के पीछे 4 से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा भेड़िए क्या हो, छिपे हो। एंड इन एनी केस would the man and his dog be able to cope with the 4 wolves if they made an attack। अब निकोलस इस बात को सोच रहा है कि वो जो हंटर्स है, क्या वो जो भेड़िए, 4 भेड़िए उसकी तरफ आ रहे हैं, क्या उन भेड़ियों को हंटर्स देख रहा है। और फिर निकोलस ये अनुमान लगा रहा है कि हो सकता होगा उन ट्रीज के पीछे 4 से भी ज़्यादा भेड़िए क्या हो, छिपे हो। और यदि ऐसा होता है, यदि वो 4 भेड़िए मिलकर उस हंटर और उस हंटर के दोनों डॉग के ऊपर अटैक करते हैं, तब जो हंटर है, वो जो शिकारी है, वो कैसे उन 4 भेड़ियों से अपने और अपने कुत्ते की रक्षा कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें निकोलस के मन में घूम रही है उस पिक्चर को देखने के बाद। द मैन हैड ओनली 2 एरोज लेफ्ट इन हिज क्यूअर। क्यूअर मतलब तरकस, वो जो तरकस मतलब जिसमें बाढ़ रखते, जो पीछे से सब अपनी पीठ पे लिए रहते। तो वो जो हंटर है उसकी तरकस में कितने बाढ़ है, केवल 2 ही एरो है। एंड ही माइट मिस विथ 1 और बोथ ऑफ देम। और करा कि जब वो 4 भेड़िए, 4 से ज़्यादा भेड़िए उस हंटर के ऊपर अटैक करेंगे, उसके तरकस में 2 ही तीर हैं, और हो सकता है उसकी एक तीर मिस हो जाए, भेड़ी घुटने लगे, या हो सकता है उसकी एक क्या नहीं, दोनों तीर मिस हो जाए। अब निकोलस सोच रहा है
कि 4 भेड़िए उसके ऊपर अटैक करने आने वाले हैं और उसके पास 2 ही तीर हैं। कहीं ऐसा ना हो वो जो हंटर है उसका दोनों तीर मिस हो जाए, दोनों तीर बेकार चला जाए, उन भेड़ियों को उगने लगे, तब क्या होगा। निकोलस सैट फॉर ए वाइल रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सीन। अब निकोलस उस दृश्य को देख रहा है और इमेजिन कर रहा है कि आखिर क्या होगा यदि वो जो हंटर है उसके दोनों तीर मिस हो गए, तब क्या होगा। He was inclined to think that there were more than 4 wolves and the man and his dogs were in a tight corner. निकोलस सोच रहा है कि इस जंगल में 4 से भी अधिक भेड़िए हो सकते हैं। यदि उससे भी ज़्यादा भेड़िए आ जाएंगे तो ये जो मैन, ये जो कॉर्नर में खड़ा है और ये जिसके दोनों डॉग्स, तो ये मैन अपनी और अपने डॉग्स की रक्षा उन भेड़ियों से कैसे करेगा। इसके पास तीर भी 2 हैं और वो दोनों तीर भी मिस हो गए, बेकार हो गए, तो वह अपने और अपने डॉग्स की रक्षा उन भेड़ियों से कैसे कर पाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।